सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मसीहा खुशियां बांटने में मगन है, शाला नज़र न लगे। कहते हैं गैर मुल्की ज़र मुबादला $1.5 अरब से भी बढ़ गया। अवाम पाकिस्तान की मगर खैर हो ज़ेर लब बड़बड़ाती पाई गई है। कहती है कि हुजूर माफियाज के हाथों लूटी हुई रकम इससे कहीं ज़्यादा है। थोड़ी तवज्जो अगर इस जानिब भी हो जाती तो क्या कहने थे। कभी तेल माफिया, कभी चीनी माफिया, कभी आटा माफिया, कभी कोई माफिया। नतीजा वही ढाक के 3 पात। कोई आज तक जेल नहीं गया, कोई आज तक एहतसाब की उस चक्की में पिसा नहीं जिसका जिक्र करके कौम को बोर किया जा रहा है पिछले 3 साल से। ताहम रोना फिर भी यही है, एहतसाब करके दिखाएंगे। फरमारवाए वक्त का मजीद इरशाद है कि अकाउंट्स और डिपॉजिट नए रिकॉर्ड्स बना चुके। बताना यह था कि हुजूर मनी लॉन्ड्रिंग का हुजूम भी दोगुना हो चुका है। इस पर बाकायदा प्रोग्राम दाग चुका हूँ। बरतानिया से ये खबर नशर हुई थी, बरतानिया के हलकों ने, बरतानिया की एक एजेंसी ने इसको जारी किया था, जिसके बाद हमने आपसे जब पूछा तो वही लंतरानी सुना करके और बात को टाल मटोल से काम लिया गया कि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू। जबकि सवाल ये था कि जब हुज्जाज कराम की हुकूमत है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग उसका हजम बढ़ कैसे गया, दुगना कैसे हो गया। इसका मतलब है कि ये जमहूरियत के मामे ये वही पुरानी वारदातें नए कालिब में फिर कर रहे हैं। शायद अभी तो हुआ, वरना कैसे हो जाएगा। लेकिन जवाब आज तक मिला नहीं। दूसरी तरफ एक जरदारी जो कभी था बहुत ही भारी, अब हालत यह है कि पुराने शनासा भी मिलने से कतराते दिखाई देते हैं। 1 हफ्ते पर मुश्तमिल पंजाब फतह करने की मुहिम शानदार नाकामी से दो चार हुई है। कोई मुमताज़ शख्सियत इस हसना में पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हो पाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ भाई। इमरान खान साहब का लूप चल रहा है। बिलावल साहब की मगर सुनिए और सर धुनिए। ज़मीनी हक़ाइक़ से कतई यकसर नाआशना दिखाई देते हैं मेरे हुजूर। साल का सबसे मज़ाहिया बयान दागा है और कहा है आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म जियाला होगा। कश्मीर वालों का न जाने क्यों हंस हंस कर बुरा हाल है। इसी तरह के कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इब्राहीम ख़ान साहब, मोहम्मद इब्राहीम ख़ान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद कुमैल हैदर शाह साहब यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ख़ान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आज़माने मोहम्मद इब्राहीम ख़ान साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हेलो इब्राहीम साहब, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर अराइवल। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। मैं सवाल दागने की हसरत में मुब्तला हूँ सर। ये आवाम को खुशियाँ बांटने लगे हैं। वो क्रिसमस पे एक होता है मेरे जहन से निकल गया। बच्चे उसको देख करके बहुत खुश होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी टॉफ़ियाँ भी देता है वो। उसको क्या कहते हैं? सेंटा क्लॉज। जी, खुशियों से मामूर ये ज़िंदगी काश ऐसी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मसीहा फरमा रहे थे कि गैर मुल्की ज़र मुबादला $1.5 अरब से बढ़ गया। अपने आप में बड़ी सेटिस्फैक्ट्री तशफ़ी आमेज़ खबर सही। लेकिन सर हुकूमत को मेरा ख्याल है अवाम पाकिस्तान की उस फरियाद पर भी तवज्जो देनी होगी जिसके मुताबिक माफियाज के नाम पर हमसे अरबों रुपए की कमाई कर ली गई है। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो $1.5 अरब का वो कह रहे थे, वो $1.5 अरब जो है आपका पहली दफ़ा कोई 13 साल के बाद जो है वो पहली दफ़ा आपका ट्रेड सरप्लस हुआ है। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है
कि जितनी अशिया आपने मंगवाई और जितनी बाहर भेजी उसमें 1.5 अरब रुपया इजाफा हुआ है, जबकि सालाना आपको तकरीबन 20 अरब का जो है वो ट्रेड डेफिसिट जा रहा था पहले। वो इस वजह से आपको जो है वो बताया कि वो 1.5 अरब रुपया अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो डेफिसिट भी ख़त्म कर दिया, वो जो गैप था 20 अरब डॉलर का, जो कि फिर उधार उठा के फिर हम उसको पूरा कर पा रहे थे, और फिर इधर से हमारे इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ रही थी डेट सर्विसिंग की। तो इन सारी चीज़ों से मकसद है एक पोर्शन जो एक बिग चंक था, ये 20 अरब डॉलर कोई थोड़ा अमाउंट नहीं है पाकिस्तान के लिए, उसको ख़त्म करके और उसको सरप्लस में ले जाना मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और जो बात अगर गवर्नमेंट को अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए जी। जहाँ तक आपने बात की अपना माफियाज की, तो माफियाज ये आज से नहीं है, ये मैं सन 72 की जंग का न्यूज़ का मैं एक पेपर क्लिप देख रहा था, उसमें भी यही कुछ नज़र आ रहा था कि जी वो शुगर माफिया जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। मकसद है कि ये तब से भुट्टो मरहूम के वक्त से भी पहले से मकसद, या उस वक्त से ये जो है ये लोग इस मामला ऐसे नहीं होने देंगे मजीद, और हम चीज़ों को संभाल के चलेंगे जिसमें कि सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मेरा ख्याल है आपका लिंक फ्रीज हो रहा है। आपकी तरफ आता हूं मैं दोबारा। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, सर कैसे हैं? अल्लाह का करम जी, आप सुनाएं। सर खुशी की खबर है, मैंने कहा आपको आपके साथ बांटूं अपनी खुशियां। कैसा लगा ये सुन करके पाकिस्तान के अवाम अब अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। गैर मुल्की ज़र मुबादला जो है वो 1.5 अरब डॉलर से बढ़ गया है, और अगले महीने अगर हुआ तो IMF हमसे भीख मांगता हुआ खुद यहाँ पे आएगा। हालांकि IMF आए ना आए, IMF के चाचे मामे भतीजे भांजे सब यहीं पे मौजूद है, सबको नौकरियाँ दे करके, किसी को हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हेड बना रखा है, किसी को हमने गवर्नर स्टेट बैंक, किसी को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, और किसी को वज़ीर सफ़ीर लगा रखा है। क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये बात दुरुस्त है और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमने अहम ओहदों के ऊपर बजाय इसके कि अपनी लोकल जो लीडरशिप है या लोकल टेक्नोक्रेट्स हैं उनको लगाते हैं, हमने IMF से इंपोर्ट करके ऐसे लोगों को लगा दिया है जिन्होंने बेसिकली सामान बांधना है और अपनी अगली जो उनकी नौकरी होगी वो उधर चले जाएंगे। उनका जो प्राइम इंटरेस्ट है वो अपनी नौकरी बचाना होता है और IMF का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करना होता है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट वो सेफ गार्ड नहीं करते, और ये अनफॉर्चुनेट है कि PTI के दौर में बहुत ज़्यादा हुआ है। हालांकि इससे पहले ख़ुद इन चीज़ों के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि हमें ये अभी मेरे भाई ने कहा कि जी इकॉनमी जो है बड़े अच्छे हालात में, ट्रेड सरप्लस हो गया है। ट्रेड सरप्लस हमारा नहीं हुआ, ट्रेड का जो गैप है वो तकरीबन अभी भी कोई तकरीबन समझ लें 30 अरब डॉलर के करीब है। सिर्फ हुआ ये है फ़र्क कि करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, और करंट अकाउंट सरप्लस इसलिए हुआ है क्योंकि आपने एक तो जो है वो इंपोर्ट इतनी तेज़ी से नीचे लेके आए आप कि आपने जो बहुत सारी मुल्क की इंडस्ट्रीज़ थी जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थी वो बैठ गई। दूसरा आपने जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक है रेमिटेंसेस अच्छे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और एक तो आपको रेमिटेंसेस से बूस्ट मिला, दूसरा आपने इंपोर्ट कम करी और उससे जो है वो आपका मिलू के करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा खुश होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप पिछले चंद महीनों का डेटा उठाएं तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रिकॉर्ड के ऊपर जा रहा है, यानी कि ओवरऑल फॉर द ईयर हम सरप्लस में हैं, लेकिन वैसे जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि दोबारा से करंट अकाउंट डेफिसिट होगा बहुत बड़ा नेक्स्ट ईयर। तो मेरे ख्याल है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा ये बात है कि जो मुल्क की इकॉनमी के हालात हैं ओवरऑल, जिसके अंदर अभी आपने ये बताया कि जी IMF जो है वो अपना हम अब लोगों को कर्जा देना शुरू कर देंगे। अगर आप इस साल का और पिछले साल का स्टैट देखें तो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बोरोइंग की है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। हमने तकरीबन कोई 10.5 अरब डॉलर की बोरोइंग की है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़रूर ऊपर गए हैं, लेकिन ये बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की बोरोइंग की गई है बड़े हाई इंटरेस्ट के ऊपर। और इसको जो है वो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को ज़रूर सामने रखना चाहिए कि जब आप कोई भी इतनी ज़्यादा बोरोइंग करें तो इंटरेस्ट रेट उसके इतने हाई ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आगे आपको उसको वापस भी करना है। फिर अगर आप इंटरनल जो बोरोइंग है उसको देखें तो इस साल कम अज़ कम जो बजट के मैंने डॉक्यूमेंट देखे हैं उनसे ये लगता है, गवर्नमेंट तो कह रही है 4000 अरब रुपए का डेफिसिट है, लेकिन मैंने जो अपना एस्टिमेट लगाया वो ये कि 5000 अरब रुपए का लगभग हो जाएगा अगर बजटरी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मामला चलाया गया। तो ये अगर इसका मतलब ये है कि तकरीबन PTI की हुकूमत 5000 अरब रुपए या तो क्या कहते हैं इंटरनली लोन लेगी
या ये गिरवी रखेंगे, जिस तरह इन्होंने बहुत सारे हमारे बनाए हुए एसेट्स को अब ये गिरवी रख रहे हैं, या फिर ये IMF या वर्ल्ड बैंक और उनसे अपने बाकी मामला जो हैं वो सीधे करेंगे, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर इन्होंने सही तरह लोन मैनेजमेंट नहीं की। तो अब ये ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी के हालात हैं। जी कुमैल हैदर शाह साहब, सर ये मुझे बताइएगा मजमूई तौर पर जो सूरत हाल माशी उसके हवाले से दिखाई जा रही है, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने भी अभी जो नक्शा खींचा इब्तदाई तौर पर, मेरे ख्याल है आपने उसको भी सुना होगा। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब को जो बदगुमानी लाहक है उसका अहवाल भी आपने सुना। आपके अल्फाज में सुनना चाहूँगा, हुजूर कौन सही कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, जो बजट की तवक्का थी कि बजट एक अवाम दोस्त बजट आना चाहिए, बजट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बजट बनाया गया। जो लोगों से वादे किए गए, बातें की गई, ऐसा उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। आप देखें कितने भी आप हमें रैंकिंग बता दें, आप हमें IMF की रेटिंग्स बता दें, हम तब उस चीज़ को वाह करेंगे जब हम देखेंगे कि भाई महंगाई क्या है, गंदम की क्या रकम है, चीनी की क्या रकम है, आम सैलरी जो हमारा आम एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी सैलरी में कितना फ़ायदा दिया गया है, हमारी आर्मी के सिपाहियों की सैलरीज़ में कितना फ़ायदा दिया गया है, एग्रीकल्चर जोन में क्या पैकेज दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो हमने ये जो बजट रिजेक्ट किया है हमारी पार्टी ने, वो इसी बुनियाद पे किया है कि इनमें से किसी बात पे भी कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर लें। अच्छा, जब फिर उसका जवाब देने का टाइम आए, जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन साहब हैं या जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, दूसरी पार्टीज़ के लीडर, तो उसमें इनका एक वो तरीका होता है कि बस झगड़ा करवा दो, शोर शराबा करा दो, ताकि वो बात जो है वो पता ना चले। ये तो थैंक्स आप लोगों का, आपके TV चैनल्स का कि ये शोज़ होते हैं, फिर बार बार वो बातें बताई जाती है, हमें बुलाया जाता है या हमारी पार्टियों के लोगों को बुलाया जाता है और फिर वो बात पब्लिक तक पहुंची जाती है। नहीं तो ये तो उन्होंने एक नया फार्मूला बनाया हुआ ना कि भाई अपोजिशन को बात ही ना करने दो, बात करने आए तो हमला कर दो। और वही देखिए, गवर्नमेंट्स इन चीज़ों को फेस करती है, अपोजिशंस जो होती हैं वो एहतजाज करती है। तो एक नया मतलब हम बचपन से पॉलिटिक्स देखते आ रहे हैं, हम तो परेशान हो गए कि हमें क्या सिखाया गया था, हमें क्या बड़ों ने बातें बताई थी, हमने क्या देखा था। और अब जब हम खुद उस चीज़ सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो हम तो एक नया रंग देख रहे हैं। और फिर ये लोग नहीं सोच रहे कि जो आने वाली जनरेशन्स होंगी वो क्या देखेंगी, जो मीडिया के एंकर्स हैं वो क्या मतलब आप तो हर बात का एक महाज खोलते जा रहे हो। ऐसा एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं जिससे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, निकलने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी हमें। सर तकलीफ़ पे मुझे याद आया, इब्राहिम खान साहब, सर आपका वो जवाब तो अधूरा ही रह गया। सर मैंने जो आपसे सवाल पूछने की जिसारत की थी, इमरान खान साहब की खुशखबरी अपनी जगह, लेकिन अवाम पाकिस्तान की दुआई वही पुरानी है हुजूर के माफिया करके इन्हीं माफिया के हाथों हमारी गर्दन दबते देख भी रहे हैं और ऊपर से मुस्कुरा भी रहे हैं और ऊपर से कह भी रहे हैं कि घबराना नहीं है। हुजूर आप होंगे सादिक और अमीन, आप होंगे हैंडसम, लेकिन सर बात यह है कि मेरी गर्दन दाबी जा रही है, अरबों रुपए मेरी जेब से निकाल लिए गए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। सर माफियाज की लूटी गई रकम अगर गैर मुल्की ज़र मुबादला से ज़्यादा हो तो फिर मैं क्यों कर तालियां बजाऊं आपके साथ? ये आपने मेरे से सवाल किया है? जी इब्राहिम खान साहब, असल में ना जी इधर कनेक्शन बहुत बुरा है, कभी आपकी आधी आवाज आती है, आधी कट जाती है, कोई पता नहीं, ये भी मुझे नहीं समझ आ पाई कि आपने क्या फरमाया। अच्छा, समझ में नहीं आ पाई। सर मैं दोबारा दोहरा देता हूं अपना सवाल। इमरान खान साहब की जो खुशखबरी है वो अपनी जगह, लेकिन अवाम पाकिस्तान की दुआई वही है सर कि महंगाई बहुत हो चुकी है। कट गई आवाज आपकी, फिर कट गई। भाई ये ज़रा मसला मसाइल हल करा दो, मैं बिलावजह सवालात पूछे चले जा रहा हूँ, वो समझ में ही नहीं आ रहा है। जी सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, सर कोई गाना वाना सुनाए सर, कोई ज़रा वक्त गुजरे उसके बाद फिर कुछ और बातें करेंगे। देखिए गाना मैं क्या सुनाऊँ, बुरे हालात हैं, लोग जो हैं वो उनके बजट जो है वो पूरे नहीं हो रहे, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है जो है मुल्क की इकॉनमी का जो है वो जनाजा जो है वो निकाल दिया इन्होंने पिछले 3 साल में। मैं आपको एक स्टैट दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि मुल्क की इकॉनमी के कितने बुरे हाल हैं।
जब 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो प्राइस वाटर हाउस कूपर PwC एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं ऑडिट फर्म है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के दौर में जो है वो ग्रोथ हो रही थी, अगर वो चलती रहती तो 2030 में पाकिस्तान दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ में से होता। अब जो उन्होंने इस हुकूमत के 3 साल बाद जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह परफॉर्मेंस चली जिस तरह की अभी चल रही है तो हम 2034 में 54th नंबर पे होंगे इकॉनमी के वाइज से पूरी दुनिया में। तो यानी सूरत-ए-हाल तसल्ली बख्श हुई ना? हालांकि आबादी के लिहाज से आप कहते हैं तो मान लेते, तसल्ली बख्श तो खैर ना हुई। देखें बात ये है कि ये हमारे सारी कौम को और सबको ये वाली बात समझनी चाहिए है कि जिस चीज़ की बुनियाद झूठ पे होगी, जिस चीज़ की बुनियाद दगे पे होगी, जिस हुकूमत को आवाम के वोटों के बगैर लाया जाएगा और इस मुल्क पे मुसल्लत किया जाएगा, ऐसे 2 नंबर काम का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। और यही अभी हम पिछले 3 साल में देख रहे हैं कि आज मैं एक टॉक शो में बैठा हुआ था तो एक PTI की रिप्रेजेंटेटिव है, वो कहती हैं जी अर्तुगरुल, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं अर्तुगरुल को लेके आया हूँ, अर्तुगरुल TV ड्रामा को पाकिस्तान। अब मुझे आप बताएं वज़ीर आज़म अपनी अकॉम्प्लिशमेंट क्या गिनवा रहा है कि मैं अर्तुगरुल को जो है वो और बहुत सारे ड्रामे हैं, अगर ड्रामों के बारे में हम बात करने लगे तो फिर मेरा ख्याल है प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। इस दौर में तो जितने ड्रामे हो रहे हैं या जितने ड्रामे ऑन बोर्ड हैं थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। भाई जरा बताइएगा, इब्राहिम खान साहब ड्रामा आता है हमारे साथ अभी रेडी नहीं है, इब्राहिम खान साहब, सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, जनाब मन, ये मुझे बताइए हज्जाज कराम की हुकूमत है, मनी लॉन्ड्रिंग कौन कर रहा है? पापड़ वाला, चने वाला, ठेले वाला, रबड़ी वाला, ये तो आपके और नून लीग के लोग थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग इस वक्त कौन कर रहा है भाई? सर ये मनी लॉन्ड्रिंग जो करवाते रहते हैं वही कर रहे हैं। हमें आपको वाकई नहीं पता या आप? नहीं, हमें नहीं पता कि वाकई नहीं पता। मनी लॉन्ड्रिंग का तो पता है आपको या नहीं? मनी लॉन्ड्रिंग का पता है। कौन करता था सर माजी में? सर माजी में जो करते थे वो उन पे वो जेलों में होंगे सर, जो भी करते थे। नहीं तो इल्ज़ाम तो आपकी पार्टी पे लगाया जाता था, कहा जाता था कि आसिफ अली जरदारी जो है वो मनी लॉन्ड्रर्स के सुर्खील हैं, सिपह सालार हैं। इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम था ना सर, कोई साबती, कोई 1 पैसा, कोई एक उसमें साबती हो, कोई ठेला हो तो फिर ठेले तो दिखाए लेकिन मतलब कोई साबती हो जाए ना सर, कोई आसिफ अली जरदारी साहब पे या किसी भी हमारे पार्टी के कोई साबित कोई बात हो तो उस पर फिर आप टॉक शो करें, बोल भी हम सकते हैं। इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम बड़ा लगते रहते हैं सर, इल्ज़ाम तो कल कोई किसी पे भी लगा सकता है। राइट। इब्राहिम खान साहब सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अब लाउड एंड क्लियर जी, अब ठीक है। लाउड एंड क्लियर है, ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे अब दूसरा सवाल करता हूँ वरना पब्लिक बोर हो जाएगी। ये मुझे बताइएगा, अकाउंट्स और डिपॉजिट नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, ये कहना है खान साहब का, अल्लाह ताला उनका इकबाल बुलंद करे सर, लेकिन पूछना ये था कि ये हुज्जाज कराम की हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग का हुजूम दुगना कैसे हो चुका? इसका मतलब है कि वो जो आप बता रहे थे कि पिछली हुकूमतें और पिछली हुकूमतें चलाने वाले वो जो माफिया सरगना थे वो तो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रर्स कौन कौन हैं कि जिनकी वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो अनअनाउंस्ड एक इंडस्ट्री है वो फल फूल रही है, दुगनी हो चुकी? जी बिल्कुल, आपका वैलिड सवाल है और उसमें मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पिछले 10 से 13 साल का अगर आप टेन्योर उठा के देखें, कभी जो है रेमिटेंसेस वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा एक्सीड नहीं की। ये पहली दफ़ा है कि आपको 29 अरब डॉलर जो है वो मिले हैं और जिसके नतीजा यही है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो पैसा वो हुंडी और हवाले के थ्रू बाहर आ जा रहा था उसमें वो कारोबार काफ़ी मंदे में गया है और उस मंदे में काफ़ी फैमिलियों को, ख़ास तौर पे 2 फैमिलियों को तो बहुत नुकसान अभी बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि वो उस स्पीड से वो जो है पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं जा रहा। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी, आप जो बता रहे हैं उसमें और जो रिपोर्ट बरतानिया से आई है उसमें आप फरमा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उस पर कंट्रोल किया गया है, बरतानिया कह रहा है मनी लॉन्ड्रिंग दुगनी हो चुकी है। सर किसे सही मानूं? सर मैं आपको बताता हूँ, बरतानिया कोई हर्फ आखिर नहीं है। अगर यही हो चुकी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग दुगनी हो चुकी है तो फैटफ में हमारी तारीफ क्यों की गई कि पाकिस्तान ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज पे बहुत अच्छा कंट्रोल किया है।
अब मजीद 6-7 उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं। इनकी अपनी बात के अंदर कंट्राडिक्शन देख लें, ये इनकी स्टेटमेंट्स जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। अब इमरान खान इन सबको आंखें दिखा रहे हैं, तो इसलिए जो है इनके लिए हमारी हर अच्छी बात भी जो है वो इनको बुरी लग रही है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। आप मुल्क की हालात को देखें, आप 20 से 29 अरब डॉलर एक साल में आपने जंप किया कोविड के बावजूद। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और वो जो आपके एक्स ओवरसीज पाकिस्तानीज बैठे हुए आपको वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, ये उनकी कुर्बानी और मेहनत का नतीजा है। और इसको मजीद हम जितना वो डॉक्यूमेंट करते जाएंगे और मजीद इसको हम जितना जो है डिजिटलाइज करते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला ये जो है सोशल ईवल, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला, इसको काफ़ी हद तक हम जो है वो क्लोज इन कर लेंगे। राइट सर। जी कुमैल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दे दूं इसका एक? अफनान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। मैं जवाब दे दूं? जी कुमैल साहब। सर मैं इस पे अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारे बहुत ही इज़्ज़तदार भाई हैं, बड़े हैं, लेकिन एक ये छोटा सा अर्ज़ होगा कि हर कोई सर ये क्या वजह है कि इमरान खान साहब के वो जो गलत बयान देता है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बयान आता है, वो इसलिए गलत देता है क्योंकि वो सर इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया है, क्योंकि वो सिर्फ पीटीआई। इससे पहले आपको याद होगा 1 साल पहले इसी तरह एक हमारी वर्ल्ड जो आई थी रेटिंग, उसमें कहा गया था कि करप्शन दुगनी हो गई, तो वो भी इसीलिए कहा गया क्योंकि इमरान खान सर लंदन को और अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि दुगनी करप्शन हो गई है। अब अगर वो बता रहे हैं, तो फेटफ के हवाले से कह रहा हूँ ना, फेटफ तो भी रिसेंट आपका परसों हुआ है ना, परसों उन्होंने क्या कहा है आप खुद इसमें आप देख सकते हैं। सर मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले भी इसी तरह एक आई थी सर रेटिंग के करप्शन दुगनी हो गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आई थी कि जो करप्शन 2017-18 में पाकिस्तान का रिजल्ट आया था, या 13-12 में, इस साल 2019 में दुगनी करप्शन है उन सारे सालों से। सर आप उसको, वो मैं आपकी बात मानता हूँ होगी दुगनी, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, आप अपनी रेमिटेंसेस को देखें ना। बात हो रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग की, तो मनी लॉन्ड्रिंग सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे, फिर दोबारा आते हैं, आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर अफनान साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले आप अपना कोई पॉइंट रजिस्टर कराना चाह रहे थे? जी देखिए, मैं 1-2 बातें करेक्ट करना चाह रहा हूँ। हमारे रेमिटेंसेस 27 बिलियन डॉलर के होंगे इस साल, जो कि नज़र आ रहा है, और 2018 में 21-22 बिलियन डॉलर पे थे। ये अच्छी जंप है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी जंप नहीं है, लेकिन ये जो फिगर जो थी मेरे भाई ने दी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। एक बात ये, दूसरा ये था कि देखें जो बहुत ज़्यादा राइज़ है रेमिटेंसेस का, उसके वो भी एक सस्पिशियस बिहेवियर है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है। जो सऊदी अरेबिया में हमारे कोविड के बाद हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स सऊदी अरेबिया GCC गई थी या बाहर मुल्कों में गई हुई थी, बहुत सारी वापस आ गई थी, तो इस बात का ज़्यादा फिक्र थी कि रेमिटेंसेस कम ना हो, लेकिन रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं। अच्छा, अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, बहुत सारा हमारा एक तो पैसा जो करप्शन का होता है, वो होता ही है कि आप यहाँ से हुंडी करते हैं, वहाँ से आप रेमिट करते हैं, वो पैसा वाइट हो जाता है और आप कह देते हैं देखें जी ये तो हमने रेमिट को के बाहर से पैसा आया है। एक ये होता है। फिर ये है कि बहुत सारा ऐसा पैसा जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स होती हैं, वो अंडर इनवाइसिंग की वजह से जो है एक्सपोर्टर्स बाहर पैसा ले लेते हैं, फिर वो रेमिट करा लेते हैं और वो भी वाइट हो जाता है। तो ये जो रेमिटेंसेस का राइज़ है, ये मैं इसको इन 2 चीज़ों से ज़्यादा एसोसिएट करूँगा बजाय इसके कि बाकी चीज़ों से, क्योंकि ज़्यादा आपके बाहर वर्कर्स ऑलरेडी वापस आ रहे हैं। इसका मतलब ये था कि रेमिटेंसेस तो लॉजिकली कम होने चाहिए थे। फिर मेरे भाई ने फैटेफ से रिलेटेड बात की। देखें, हमने पाकिस्तान को 1 साल में फैटेफ की वाइट लिस्ट में ले गए थे, 1 साल के अंदर, और हम जब गए ज़रूर वो ग्रे लिस्ट में था, लेकिन आज तक वो ग्रे लिस्ट में ही है। मतलब हमने कोई फैटेफ के ऊपर ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया जिसके ऊपर। ठीक है सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि और मौजूआत भी हैं, उनका भी अहाता करना है। मैं रहनुमा तहरीक इंसाफ मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, उनसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूँ अपने तौर पर। इब्राहिम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, हुजूर वो जो गैरत ब्रिगेड थी, वो जो पिछले अदवार में हमें बताया करती थी कि मुल्क का वज़ीर आज़म नेकोकार हो तो कौम यूँ तरक्की करती है और फलाना होता है और ठिकाना होता है, सर वो कहाँ मर गई इस वक्त? क्योंकि अब तो नौबत ये आ गई है मेरे सरकार की कि हेलीकॉप्टर पे घूमा करते हैं मगर अर्श मोहल्ला पे मिजाज हैं। सूरत हाल ग्राउंड की ये है कि एयरपोर्ट्स और हाईवेज़ अब गिरवी रखने की नौबत आ गई है
और कराची एयरपोर्ट, मैं इस पे बाकायदा प्रोग्राम भी कर चुका हूं, कराची एयरपोर्ट पर 182 अरब रुपए की एक बार गिरवी रखा जा चुका और दूसरी बार 117 अरब रुपए। सर ये जितने भी अरब रुपए हैं, ये जितने भी अरबों को दिए गए या उनसे लिए गए, सर पूछना ये था कि ये किन नेकोकारों की जेब में जा रहे हैं, क्योंकि अगर इनका 5% या 10% भी तरक्की के कामों में लगता तो यकीनन मुल्क का कुछ ना कुछ भला होता। अगर आप रहनुमाई फरमाएं। जी, मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता चलूँ इस मामले में। आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी एयरपोर्ट्स और ये मोटरवेज़ और वगैरह ये गिरवी रखे गए, पिछली हुकूमतों में भी रखे गए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म्स का मकसद है 3 साल 5 साल का, उसके बाद वो लोन पे ऑफ हो जाता है, जैसे आप बैंकों से यहाँ से लोनिंग करते हैं। तो ये ऐसा इशू नहीं है कि ये परमानेंटली कोई आपने कोई उनके हवाले कर दिए हैं या उनकी मलकियत में चले गए हैं। सिर्फ वो लोन अवेल करने के लिए जो है ये आप बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जुज़वी सवाल ले लीजिए हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, जुज़वी सवाल ले लीजिए। लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी तो यही हरकत की थी कि कुछ वक्त के लिए किसी एक आर्जी सहारे के लिए अगर कुछ गिरवी रख दिया तो उसके ऊपर हाहाकार मचा दी जाती थी। सर अब वही हराम काम हलाल कैसे हो गया? और दूसरी जानिब वो जो रकम ली गई, वो जो कर्जे लिए गए, वो किस मुस्तहिक की जेब में गए? जी बिल्कुल ऐसे है जी। देखें, पहली बात तो ये है कि पिछली गवर्नमेंट्स ने वो कर्जे लिए, वो भी बजट को मीट करने के लिए लेते थे और बजट के जो डेफिसिट पार्ट होता है उसको पूरा करने के लिए आपको ज़ाहिर है कर्जे या अंदरूनी लेंगे या बैरूनी लेंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू हो जाएगा, ये लेने पड़ते हैं। बहरहाल आपने ले लिए, लेकिन अगर उन कर्ज़ों का तसर्रुफ़ जो है वो अगर सही डायरेक्शन में हो, सही सिमत में हो, तो फिर उन कर्ज़ों का फ़ायदा होता है, वो रीजनरेशन ऑफ वेल्थ की तरफ चला जाता है अगर आप उसका तसर्रुफ़ सही करें। इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं कि इस वक्त एट अ टाइम 3 बड़े डैम्स जो हैं उन पे एक ही वक्त में जो है काम शुरू है, और दूसरी बात ये है कि 7 ऐसे रन ऑफ रिवर डैम्स हैं जिन पे कि जो है वो काम हो रहा है। और ये 60s की दहाई के बाद ये पहली दफ़ा है कि जिस पे कि अब अमली तौर पे काम शुरू हुआ है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है जो कि साबका गवर्नमेंट ने आपको या गवर्नमेंट्स ने आपको दिया, वो IPPs का है कि इस वक्त पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में नहीं दुनिया में, कतर ने 800 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लिया है कैलिफोर्निया की एक कंपनी से, यूटिलिटी दरामा से, 1.56 सेंट। उसका मानी है कि 2.5 रुपये यूनिट। अब 2.5 रुपये यूनिट वाली चीज़ हम यहाँ पे ख़रीद रहे हैं 25 रुपये यूनिट में, तो 10 गुना जब आप कीमत इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ा के देंगे तो फिर वहाँ की मईशत और वहाँ के कारखाने और वहाँ के काश्तकार वो बेचारे किस हद तक मकसद जा के वो जो है उसको मीट कर सकते हैं इंटरनेशनल जो है कम्पेटिटिवनेस को। तो ये सारे मामलात जो हैं हमारी तवज्जो है उसकी तरफ, क्योंकि अब आप देखें ना वो कोई तकरीबन 2100 अरब रुपए के करीब वो जो है वो पहुंच गया आपका सर्कुलर डेट जो है। वो मेन वजह यही है कि एक चीज़ की मकसद है कि आपने 20-20, 15-15 साल के मुआहदे कर दिए कि जी इस्तेमाल करें ना करें, कारखानेदार को पैसे देते जाएंगे। ये दुनिया में आज तक कभी तक ये नहीं पहले कभी हुआ था, ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक में ही हुआ। और इन्होंने माशाअल्लाह ऐसी ज़रब लगाई है पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बहुत सारी चीज़ें हुई। बिल्कुल पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो एक डैम वाला बाबा था, आपको पता होगा, वो जिसने खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया, उसके बाद खान साहब ने उसको क्या खूब अजर दिया, 10 लाख रुपए की पेंशन पा रहा है माशाल्लाह। पूरा सिस्टम जो है वो उसकी हिफाजत करने में लगा हुआ है। मतलब पाकिस्तान में तो हर वो काम होता है। अभी शहबाज गिल साहब का देखिए, अभी मैं मेकअप में था तो शहबाज गिल साहब ने क्या जिसको कहते हैं ब्लंडर मारा। कहते हैं कनाडा में 58% लोग टैक्स देते हैं। उनको शायद ये नहीं पता कि कनाडा में नलका खोलो तो साफ पानी आता है। उनको ये नहीं पता कि कनाडा में इमरान खान नहीं है। उनको शायद ये नहीं पता कि कनाडा में PTI नहीं है। उनको शायद ये नहीं पता कि कनाडा का सदर आरिफ अलवी नहीं है। उनको शायद ये नहीं पता कि कनाडा की अपोजिशन में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातें जैसे जो है वो जमातें नहीं हैं। शहबाज गिल साहब की ये जो जिसको कहते हैं कनाडा की मिदत फरमा रहे थे, दूसरी तरफ डैम वाला बाबा भी यहीं मौजूद है, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। क्यों? मुकद्दस गाय है, उससे कोई क्यों नहीं पूछता कि उसका जो काम था वो छोड़ करके वो डैम बनाने लग गया। सर देखें, आप तो एक बाबा की बात कर रहे हैं, मैं आपको कई ऐसे हज़ारों बाबे गिनवा देता हूं जो कि जहां पर ज़रूरत अगर 2 आदमियों की है तो 200 आदमी वहां पर रख दिए।
ये मुशर्रफ के दौर में आप देखें स्टील मिल जो थी दोबारा उसमें आ गई थी, प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई थी। अब फिर क्यों वो उड़ गई, क्यों? बेसिकली ये है PIA कैसे डूबा। मकसद है कि 100 आदमी की ज़रूरत है तो आपने 500 रख दिया। अब मकसद है कि मिसमैनेजमेंट और अपने सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूंसी को सेव करने के लिए मुल्की मफादात को बाला ताक रखते हुए तो सर इसका मतलब है कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि चूंकि इमरान खान साहब को हम उससे निकल रहे हैं। अच्छा सर नहीं, हम उससे निकल रहे हैं। और देखें कोविड के बावजूद अगर आपकी 3.95 आपकी या 3.9 पे आपकी GDP ग्रोथ गई है कोविड के बावजूद, जबकि आप हिंदुस्तान से अपना मुकाबला करें वो -7 थोड़ा सा तवक्कुफ मैं आपकी तरफ आता हूं इब्राहिम साहब। नामसाद हालात के बावजूद हम जो है वो मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे हैं। राइट बॉस, मैं आपकी तरफ आता हूं। कुमैल साहब, सर इससे पहले कि वक्त तमाम हो जाए, पूछना ये था कि वो एक जरदारी जो कभी होता था बहुत ही भारी, सर पंजाब फतह करने चले थे और उल्टी आते गली पड़ गई, फ़ोटो सेशन भी नहीं हो पाया, कोई एक जिसको कहते हैं बड़ी फ़्लाइट पीपल्स पार्टी में शामिल भी नहीं हो पाई, लश्टम पश्टम गए थे और उसके बाद जो है वो खामोशी से वहाँ से वापस लौट आए हैं। सर लेकिन साल का सबसे मज़ाहिया बयान देने का शर्फ हासिल हुआ बिलावल साहब को। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म जियाला होगा। सर आपको याद नहीं है, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म नहीं, सदर, चेयरमैन सेनेट और पता नहीं क्या क्या सब कुछ जियाले ही थे। लेकिन उसके बाद जो गाड़ी ने रिवर्स गियर लिया है तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी अमान हमें मिली, लेकिन उसके बाद PTI और इमरान खान आ गए। अब पता नहीं आगे क्या होगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कश्मीर वालों का दिल दुखाने की क्या वजह थी? सर 2 सवाल आपने किए, दोनों का मैं जवाब बड़े ही तहम्मुल से दूंगा। पहली बात तो सर आसिफ अली जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे भारी, वो अभी भी है, ये नहीं कि कभी भारी हुआ करता था। आप उसका मिसाल सेनेट के इलेक्शन से देख लें, आप उसका मिसाल बहुत सारी ऐसी बातें आपको याद होगा जब यही जो अभी चेयरमैन सेनेट है हमारे सजरानी साहब, इनको भी पिछले जब फर्स्ट टाइम ये सेनेटर बने थे तो जरदारी साहब ही ने जाके बलूचिस्तान में सारी पॉलिसीज़ बनाई थी और जिस पे ये बन गए थे चेयरमैन सेनेट। लेकिन अभी पंजाब का कौन कह रहा है आपको फ्लॉप गया है? सर वो तो कामयाब गया है। इलेक्शन में भी 2 साल रहते हैं। आपका स्पीकर पंजाब असम्बली का जो कि PTI का इतना बड़ा अलायंस है, वो आके जरदारी साहब के घर पे आके मुलाकात करता है। दूसरे इतने बड़े बड़े लीडर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे या मौजूदा दूसरी पार्टीज़ में हैं, वो आके ख़ुद जरदारी साहब के साथ मिलने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने जो मेंबरान हुआ करते थे कासिम ज़िया साहब वाले, वो लोग आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आके मिल रहे हैं, सब बातें हो रही हैं। इलेक्शन में अभी सर 2 साल रहते हैं और 2 साल रहने के बावजूद पंजाब के इतने बड़े लीडर्स आके मिल रहे हैं जरदारी साहब से। अब आप तुसी की चाहते हो कि वो घर बैठ के पढ़े जाएं सारे अभी ऐलान कर दें तो उनमें अभी वो नैब का किरदार आपके सामने कि नैब किस तरह हर किसी पे एकदम से केसें खोल देती है। तो आप क्या तुसी दस दो सर की चाहते हो कि वो सारे पढ़े जाएं। लेकिन दूसरी बात, आप जो चेयरमैन साहब का आपने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल सही कहा है सर। और क्यों ना जियाला बनेगा, और जियाले बनेंगे। आप देखें अभी भी कौन वहाँ पे कैंपेन करने गया है, किसी और पार्टी का कोई लीडर गया है, कोई मेंबर्स गए, बिलावल साहब भी वहाँ गए हैं। और वो आज़ाद कश्मीर में पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहे हैं। तो ज़रूर हमारी ये कोशिश भी है, हमारा ये डॉक्टर अफनान के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब वाइंड अप की तरफ जाना है इमीडिएटली, 30 सेकंड्स हैं आपके पास। अच्छा अभी ब्रेक है, मैं ज़रा ज़्यादा चल रहा हूँ, जल्दी जी सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए मेरे भाई ने भी बात की कि डैम्स नहीं बने 60 से। हमारे जो हैं वो गाजी ब्रोथा डैम हमने बनाया, नीलम डेलम डैम हमने बनाया, दासू डैम का मैंने क्लोज करे, कंस्ट्रक्शन वर्क उसका स्टार्ट कराया, बादशाह डैम की ज़मीन खरीदी। तो ये बात कहना कि डैम नहीं बने, ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की बात हुई। अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग का है, वो ये कि गवर्नमेंट ने मिस मैनेज किया सारी की सारी चीज़ को। ये फर्नेस को इंपोर्ट कर रहे हैं और LNG इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो बात है मिस मैनेज। तो ये सवाल भी हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप शायद पंजाब की सूरत-ए-हाल पर कोई तबसरा फरमाएंगे, मगर आपकी गाड़ी वहीं रुकी हुई थी। पंजाब की सूरत-ए-हाल तो सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूं। ब्रेक के फौरन बाद इंशाल्लाह मैं आपकी तरफ आता हूं और फिर पंजाब के हवाले से आपका व्यू पॉइंट कुछ मजीद लेंगे। नाजरीन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, हस्ब वादा मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। अब उम्मीद है कि आप पंजाब की सियासी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने की आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुहिम थी उस पर कोई सिर हासिल तबसरा फरमाएंगे। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पीपल पार्टी ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटिजिक गलती करी 2010-2011 में, जब पीटीआई का राइज था। उस टाइम पे इन्होंने टू न्यूट्रलाइज पीएमएलएन इन पंजाब, इन्होंने पीटीआई को सपोर्ट कर दिया और उसकी वजह से जो पॉलिटिकल जो माइलेज इन्होंने लूज़ की वो गेन की पीटीआई ने, क्योंकि ज़ाहिर है समवन लूजेस समवन एल्सेस गेन। तो वो अब वो उस जो लॉस था उसको वापस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है पंजाब में बहुत बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं, अगर वो एक दफ़ा शिफ्ट कर जाएँ फिर वो वापस उनको लाना इतना आसान नहीं रहता। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब जो हैं वो इस तरह की सियासत के एक्सपर्ट हैं और वो जो है वो कर लेते हैं लोगों को मैनेज। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो बहुत मुश्किल है पीपल पार्टी का यहाँ से नज़र आता हुआ, हो सकता है आगे पता नहीं मुझे कि क्या होना है, लेकिन इधर से बहुत मुश्किल नज़र आता है कि पीपल पार्टी अपने आप को रिवाइव कर पाए। और ये मेनली गलती वही हुई है जो 2010-11 में इन्होंने ख़ुद पॉलिटिकल माइलेज दे दी उनको। उस वक्त अगर इनको रोकते तो शायद आज ये वाला दिन देखना ही ना पड़ता। जी इब्राहिम खान साहब, सर दिन देखने पे मुझे याद आया, हमने भी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन देखने पड़ेंगे। अगर 8-8 घंटे की ट्रांसमिशन का नतीजा ये इस तरह की हुकूमत होती है तो बहरहाल मैं भी ये सब कुछ ना करता। लेकिन बहरहाल सर पूछना ये था कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर-ए-आज़म जियाला होने का ख्वाब देखा है बिलावल साहब ने, और पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म भी सुनने में आ रहा है कि शायद बिलावल साहब भी बनेंगे। तो सर फिर इमरान खान साहब जो है वो कहाँ जा रहे हैं? देखें, ख्वाब देखने में तो किसी के आप कदगन नहीं लगा सकते। हर एक शख्स को ये हक हासिल है। ये जीबी के जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी बहुत बड़ी बड़ी बढ़कें थी दोनों पार्टीज़ की तरफ से, लेकिन जो रिज़ल्ट आए वो सबके सामने थे। इसी तरह आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी आपके सामने नज़र आ जाएगा। अब कोई कैसी स्टेटमेंट देता है, जिसका दिल चाहता है वो जो मर्ज़ी कहे, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। एज अ पाकिस्तानी सबका हक हासिल है। तो लेकिन मैं दूर तक इसको कहीं नहीं देख रहा। अभी अफनान खान साहब जो कह रहे थे मैं उसको फर्दर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा पंजाब के हवाले से। अब लास्ट इलेक्शन जो हुआ था ये खुशाब का, उसमें पीपल्स पार्टी को 253 वोट पड़े थे। तो नेक्स्ट इलेक्शन में भी जो मुकाबला है वो पीटीआई और नून लीग के दरमियान होगा पंजाब में। पीपल्स पार्टी डज नॉट स्टैंड एनीवेयर जी, इन माय पर्सनल ओपिनियन भी, और वैसे वो जो कागजात से भी साबित हो रहा है। तो जी इस तरह से मामला जा रहे हैं। और साहब मतलब जी तो बिल्कुल ही इन्होंने जिसको कहते हैं अंडर एस्टिमेट कर दिया। सर क्या कहेंगे? सर अगर ये होता तो जितने भी हमारे अभी ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उसमें रेशो आपको याद है सर, फेडरल गवर्नमेंट कितनी जीती? आपको ये रेशो याद है? मेरे भाई हैं, इनको याद होगा कि कितनी फेडरल गवर्नमेंट ज़िमनी कितनी जीती है। और आपके मुझे पीपल्स पार्टी का गेम दिखाया ना उसमें सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से पूछा गया कि आप समझ रहे हैं कि पीटीआई की दोबारा हुकूमत आ रही है पंजाब में, तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि भाई ज़िमनी इलेक्शंस देखते हुए तो मैं जवाब क्या दूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। सर इसी तरह जो आपने वोटों की बात की उस पे, क्योंकि उस वक्त हम एक पीडीएम में थे और एक ही कैंडिडेट्स पे हमारा मुशावरा होता था कि उन्हीं को खड़ा किया जाए, सही से प्लानिंग नहीं की गई। इसी तरह मैं आपको, आप सीनियर भी हैं, आपको याद दिला दूं, इसी तरह जो सिंध में बाय इलेक्शंस होते रहते थे या इस तरह होते थे, उनमें पीटीआई या मुस्लिम लीग नून के बहुत कम वोट कास्ट होते हैं, बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा कम आते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बात ज़्यादा इसलिए की जाती है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है और वो पंजाब में उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है, आप वाली बात ये सही है कि उनका इस बार बहुत इस इलेक्शन में खुशाब वाले में कम आए, जिस पे हमने चेयरमैन साहब ने हमारी जो वहाँ की पार्टी थी उसको भी नए सिर से बनाने का एक वो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। और आप देखेंगे अभी जो भी इलेक्शंस बाय होंगी या जनरल होंगी, पंजाब आपके सामने होगा। पंजाब में आपको भुट्टो दे नारे बजाएंगे दोबारा सर, बजा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, सेनेटर साहब डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, मतलब अगली मर्तबा भी आपको आराम रहेगा।
देखिए मैं तो मतलब कि ये तो जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी तो सिचुएशन यही है कि कराची से खैबर तक मियाँ साहब के नारे हो रहे हैं हर जगह, और हम जो है वो ज़मीनी इंतखाबात में पीपल पार्टी ज़रूर अच्छा परफॉर्म करती है इंटीरियर सिंध में, इसमें मैं गलत बात भी नहीं करूँगा, इनका इंटीरियर सिंध में भी बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस है, कराची में भी ये जीते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज PMLN की परफॉर्मेंस जो है वो तमाम पार्टियों से सबसे ज़्यादा बेहतर है। चाहे आप कोई भी, पंजाब में तो हम स्वीप भी कर रहे हैं, बाकी जगहों पे भी हमारी पोजीशन, नौशहरा में हम जीत गए मिसाल के तौर पे, हम रनर अप आए कराची में। ये इन इटसेल्फ एक बात है कि नवाज़ शरीफ साहब का जो नारा है वोट को इज़्ज़त दो, उसको ट्रैक्शन मिल रही है, उसको पज़ेराई मिल रही है पूरे पाकिस्तान में। और मेरा भी ये ख्याल है कि जब तक हमारे मुल्क में सिविल इदारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तब तक जो है वो ना सस्टेनेबल इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ना ही हम क्या कहते हैं इकनॉमिकली एक डेवलप कंट्री बनेंगे। तो जो हमारा जो थ्रक्स है इस वक्त हमारा जो वो यही है कि हम पाकिस्तान के इदारों को जो है वो बेहतर करें, पाकिस्तान सिविल इदारों को ख़ास तौर से, और इस चीज़ की अवेयरनेस हम पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचाएँ कि क्या वजह है कि पाकिस्तान अभी तक डेवलप नहीं हो सका और कैसे आगे हमने पाकिस्तान को एक डेवलपमेंट की। नहीं सर, सोच तो अच्छी है आपकी, ईमानदारी की बात है, इस पे तो आपको इनाम भी मिलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मैं ज़रूर पेश करता आपको। ये अपने सारे लोगों को लंदन, कनाडा, बरतानिया वगैरह पहुंचा करके और फिर लोगों को कराची तक खैबर, और आप एक जागृति की मुहिम देना चाह रहे हैं, ये भी मैं कहता हूँ अपने आप में एक ज़बरदस्त मौजज़ा है। ताहम मोहम्मद इब्राहिम खान साहब इस एक मौजू को फुल टॉस जान करके यकीनन डी में जाकर के गोल करना चाहते हैं। जी सर, शौक़ फरमाइए। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ उठा लें, 85 से लेकर अब तक जितना सिविल इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का कंट्रीब्यूशन था, वो पाकिस्तान की तारीख में हकायक तारीख को नहीं झुटलाया जा सकता मिसाल के तौर पे। और उसमें मकसद है कि चिट पे रखे रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स करके ना जी, और मकसद है कि जहाज़ आ रहे हैं SROs के तहत, और फिर SROs का इशू हो रहा है, और SROs मैं आपको इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, माँ सिवाय एक इंस्टीट्यूशन के जिसको गिराने की इन्होंने जब भी कोशिश की तो उल्टा इनके गले में पड़ गई। तो उससे हट के इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन को पोलिटिसाइज करने की और अपने ज़ेर साया चलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जजेस को भी डिक्टेशंस दी जाती थी कि कैसे करना है, मियाँ साहब क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। मकसद है ये सब चीज़ें हकायक आपके सामने हैं। अफनान खान साहब इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान हैं और उनकी एक ये ख्वाहिश है कि उनकी पार्टी तरक्की करे, लेकिन उस पार्टी की तरक्की के लिए अच्छे लोगों का, इन जैसे लोगों का सामने आना ज़रूरी है। ख़ानदानी विरासती निज़ाम का इस मुल्क से जब तक नहीं खात्मा होता उस वक्त तक इस मुल्क में बेहतरी की कोई सूरत पैदा होने का मुझे नहीं चांस लगता। राइट सर। जी कुमैल साहब, सर मैं अफनान साहब की जगह पे मैं जवाब देना चाहूँगा हमारे बड़े भाई को कि इंस्टीट्यूशन के वो इतने खिलाफ थे, तो आखिरकार सारे इंस्टीट्यूशनों ने सोचा कि हम अपनी हुकूमत लेके आ जाते हैं। इन दोनों पार्टीज को जी इब्राहिम साहब जवाब दीजिए सर। जी मैं मकसद है इनकी बात को समझ नहीं पाया कि दोनों इंस्टीट्यूशंस ने क्या कह सर मैंने लाइटर मोड पे कहा है सर, मैंने अपनी हुकूमत ले आए सर बिल्कुल आप बिल्कुल डेफिनेटली मैंने कहा सर आपने कहा इदारे इतने मजबूत हो गए, इदारों की हुकूमतें हो गई। मियां साहब ने एक इदारे को जब ख़त्म करने की कोशिश की तो वो उल्टा पड़ गई। मैंने कहा फिर मैं अफनान साहब की जगह पे जवाब देता हूँ कि फिर इदारों ने अपनी हुकूमत, एक इदारा बचा था नहीं मैंने कहा फिर इदारों ने अपनी हुकूमत लेके आ गए। बचा था। देखिए मैं आज आपको एक बात क्लियर कर रहा हूँ ऑनेस्ट टू गॉड। देखें इमरान खान जो है वो ये जाके नहीं कहेगा पसे पर्दा जाके कि जी वो हमारी तो मजबूरी है जी, गवर्नमेंट चलाने वाले कुछ और हैं। उसने लाउड एंड क्लियर कहा है। अभी UN में जब गए प्राइवेट चैनल्स पे उन्होंने अमेरिका में इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने कहा जी वी विल बी पार्टनर इन पीस एंड वी कैन बी पार्टनर इन जो है बिजनेस। हम किसी किस्म की आपसे फ्रीबीज नहीं मांगना चाहते और हम आपकी डिक्टेशंस पे अपने बंदे पहले 70,000 मरवा चुके हैं और उल्टा हमें नाम भी क्या लक़ब भी क्या फरमाया था कि जी फंडामेंटलिस्ट हैं। तो हम किसी उसमें नहीं पढ़ना चाहते। हम अपनी नेशनल इंटेग्रिटी के साथ हम एक जान हो के अपने मुल्क और अपनी कौम की प्रायोरिटीज़ को पहले रखेंगे, उसके बाद हम जो है किसी और तरफ जाएंगे।
तो ये चीज़ें जो हैं, ये लीडरशिप का ये फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मज़ीद तरक्की की तरफ जाएगा। राइट सर, अल्लाह करे आपकी बात दुरुस्त साबित हो। निज़ाम है सर, इसको दुरुस्त करने में टाइम लगता है। सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, तीनों मौजूद मेहमानों को एक और शुक्रिया अदा करते हुए इंशाअल्लाह ताला वाइंड अप करते हैं। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते फुर्सत हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।